नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं अभी केजरीवाल के केस के ऊपर। केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल को पहले गिरफ्तार किया गया 21 मार्च को। 22 मार्च को उनको कोर्ट के अंदर पेश किया और उनके बाद में उनको 28 मार्च तक के लिए कोर्ट में उसमें क्या बोलते हैं ईडी को सौंप दिया जांच के लिए रिमांड पे। तो उसके बाद में 28 मार्च को दोबारा से कोर्ट के अंदर पेश किया, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर उनको पेश किया गया ईडी के द्वारा। वो एक्सटेंड करके उनकी रिमांड 1 तारीख तक कर दी गई, 1 अप्रैल तक। अब उसके बाद 1 अप्रैल के बाद देखते हैं कि 1 अप्रैल के बाद में दोबारा से फिर कोर्ट के अंदर पेश किया गया और उनकी रिमांड को बढ़ा के करीब 15 दिन की और एक्स्ट्रा जुडिशियल रिमांड के ऊपर भेज दिया गया उनको। और मीनवाइल जो सीबीआई है, सीबीआई भी कोशिश कर रही है कि उनकी कस्टडी लेने की। इसके बाद शायद मेरे को लगता है पूरी प्लानिंग है कि अभी इनसे पीछे छूटेगा तो वो सीबीआई स्टार्ट कर देगी अपना ड्रामा। तो ये सब चीज़ है ना, एक सोचे समझे प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, पूरी वेल प्लानिंग के साथ हो रहा है सब कुछ। जैसा कि वो लगातार दूसरे लोगों के साथ में कर रहे हैं इस तरह से। एक कहीं से सुकून मिलता है तो दोबारा फिर दूसरी एजेंसी शुरू हो जाती है, फिर तीसरी एजेंसी शुरू हो जाती है। तो किसी भी कीमत के ऊपर उनको अरेस्ट करे रखना जब तक कि इलेक्शन ख़त्म ना हो जाए। और रही बात, मुझे जो आशंका है वो यही है कि सब इलेक्शन के लिए ये प्रोपेगेंडा है। उसके बाद में जैसे इलेक्शन ख़त्म हो गए इनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये कोई ऐसा प्रेसिडेंट एक स्टैब्लिश करते हैं जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर दूसरे करप्ट पॉलिटिकल लीडर को, जैसा कि ये कह रहे हैं कि केजरीवाल करप्ट है, तो उस हिसाब से अगर ये कोई ऐसी चीज़ अगर स्थापित करते हैं कि हाँ भाई एक पॉलिटिकल पार्टी जो रूल के अंदर है वो दूसरे किसी भी करप्ट आदमी को चाहे ईडी के थ्रू या किसी भी तरह से सजा देगी, तो फिर सीधी सी बात है ये भी फंसेंगे। इनके ऊपर भी आएगा केस, क्योंकि इनके भी बहुत सारे खाते उलट सुलट हैं। अभी ये तो इनकी पोल खुलेगी। जैसे इन्होंने देखा था कांग्रेस के शासन के अंदर कितने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उनके ऊपर, और काफ़ी सारे उनके बारे में काफ़ी न्यूज़ थी। आपको याद होगा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय बहुत सारे केसेस के अंदर, जैसे कि आप देखते हैं कि सॉरी मैं इसको स्टैंड पे लगा रहा हूँ 1 मिनट, उस वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, तो ये सब मैं बोल रहा हूँ कि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का समय था उस समय कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे, और उसमें मोदी जी ने साफ कहा था कि जब 2014 में आए थे वो सत्ता के अंदर, तो उन्होंने साफ कहा था कि मैं भ्रष्टाचार ख़त्म कर दूंगा, भारत से भ्रष्टाचार ख़त्म कर दूंगा। क्या करा इन्होंने? कर ख़त्म कर दिया। जितने भी केसेस थे, आपने देखा होगा कि जितने भी केसेस के आरोप लगे थे कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कोल घोटाला, स्टैम्प घोटाला, बोफर्स घोटाला, है ना, और कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, इतने सारे आरोप लगे थे। उन आरोपों का क्या हुआ? किसी पे भी इन्होंने कुछ एक्शन लिया? लिंगर ऑन लटकाए रखो, उसके बाद में सरकार परिवर्तन हो जाएगा, अपने आप देखते रहेंगे। ये एक स्ट्रेटेजी कह सकते हो इसको, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, कि दूसरे अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को डरा धमका के रखो और दबाव डाल के रखो जिससे कि वो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और लेकिन उसके बाद में अगर सत्ता चले जाती है तो अपने आप खेलते रहेंगे, है ना। जैसा कि कुछ केसेस थे बीजेपी के लीडर्स के ऊपर भी, और वो उनके सत्ता में आने के बाद में डिस्पोज ऑफ कर दिए गए बड़े आसानी के साथ में, जबकि काफ़ी लंबे समय से गुजरात से उनके चल गया है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इन केसेस के ऊपर, अभी केजरीवाल को 15 दिन के लिए एक्स्ट्रा जुडिशियल कस्टडी के ऊपर रखा हुआ है। उनको जेल नंबर 2 में बिता दिया हाट के अंदर, और मेरे ख्याल से 3 में 1 नंबर में मनीष सिसोदिया है, और 2 नंबर में केजरीवाल, और मेरे 5 में संजय सिंह है। और उसके अलावा देखिए अब बोलोगे कि इनके सारे नेता अंदर हो गए। अरे भैया ठीक है, आप बहुत महान हैं बीजेपी वालों, आपने बहुत ज़बरदस्त एक्शन ले लिया, लेकिन जहाँ तक एक और न्यूज़ जो सर्कुलेट हो रही है, वायरल हो रही है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये न्यूज़ इस तरह की है कि कोर्ट के अंदर हुआ क्या बेसिकली। तो किसी ने, ये कोई मिस्टर मेहता है, उन्होंने ट्वीट किया एक्स के ऊपर कि भैया ऐसे बात हुई, और कोर्ट के अंदर जब केजरीवाल से पूछा गया कि भैया केजरीवाल ने जब कोर्ट में पूछा, केजरीवाल ने जज से और एसजी से पूछा कि मुझे गिरफ्तार क्यों करा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि आप पे किसी ने
स्टेटमेंट दिया, बयान दिया है किसी ने कि आपने 100 करोड़ रुपए लिए। तो उसने बोला कि केजरीवाल ने फिर इसका जवाब दिया कि अगर ठीक है तो किसी के बयान के आधार पे ही अगर गिरफ्तार करा जा सकता है तो मैं भी कह सकता हूँ कि मोदी और अमित शाह को मैंने 100 करोड़ रुपए दिए, तो क्या आप उनको गिरफ्तार करोगे? तो इस पे जज और एएसजी दोनों के दोनों चुप हो गए। अब इस न्यूज़ को भी काफ़ी डिबेट करा जा रहा है इसके ऊपर, सोशल मीडिया के अंदर इसके बारे में बात करी जा रही है कि भैया ये झूठी न्यूज़ है। और काफ़ी सारे उनके जो गोदी मीडिया, चमचा मीडिया जो उनके हैं बीजेपी के, उन्होंने अलग से एबीवीपी और काफ़ी सारे जो दूसरे चैनल से दे आर ट्राइंग टू कट ऑफ कि ये कोई ऐसी न्यूज़ ऐसी हुई भी है कि, क्योंकि वो हर एक ऐसी कोशिश जो कि जनता को सच्चाई बनाने की कोशिश करी जा सकती है, जनता को पता चल सकता है सच्चाई, उस सच्चाई को दबाने की पूरी कोशिश करते हैं ये लोग। तो ये पूरी टीम है, इसमें काफ़ी सारे लोग हैं, समझता भी काफ़ी सारे लॉयर्स भी पेड हैं और यहाँ तक कि इनके पॉलिटिकल लीडर्स तो हैं ही काफ़ी सारे। और दूसरे इसके अलावा गोदी मीडिया जितना पूरा है सबको ऑलमोस्ट इन्होंने पेड मीडिया बोलते हैं गोदी मीडिया को, कि वो आँख बंद करके कुछ भी नहीं दिखाया जाता। पहली बार मीडिया इतना लो डाउन गिरा होगा कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है गोदी मीडिया। उनको शर्म लाज कुछ है ही नहीं गोदी मीडिया को, इतने बेशर्म हो गए कि मुझे लगता था कि पहले शायद इनके अंदर कोई मानवता नाम की चीज़ होगी, कुछ तो संस्कार होंगे झूठे मक्कार धोखेबाज लोगों में, कुछ तो शर्म आएगी इन लोगों की, कोई ज्ञान कुछ तो लेवल होता है, कुछ नहीं होता तो कहीं पे तो रुको। लगातार सारे मीडिया, सारा गोदी मीडिया गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है, सारे के सारे पेड़ डूब चल रहे, सिर्फ पैसा, सत्ता और यशस्वी बनने की जो ख्वाब है इन लोगों के, वो इनका तीनों ईमान, इनका जमीन सबको फेर दिया उसने। तो ये मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि मैं अकेला नहीं बोल रहा, ये बात तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इंडिया के और दूसरे सोशल एक्टिविस्ट और दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट, सब बोल रहे हैं ये बात की ये ऐसा पहली बार देखा गया कि इमरजेंसी के समय भी ऐसा नहीं था, क्योंकि आरएसएस के लोगों ने बहुत दुखी कर दिया था और इंदिरा गांधी जैसे लीडर को मजबूर होकर इमरजेंसी लगानी पड़ी, जिसको वो इतना ज़्यादा बुराई कर रहे हैं आज की डेट में। इंदिरा गांधी के 5% भी मुकाबला नहीं कर सकते इंदिरा जी जैसे ही लोग कभी ज़िंदगी में, चाहे वो कांग्रेस की लीडर थी आज, चाहे कांग्रेस का इतना ही बुरा हाल हो, चाहे मैं आज उनको सैद्धांतिक रूप पे मैं अपोज करता हूँ कि कई सारी पॉलिसीज़ और जो वहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह जो सब कांग्रेस में चला जा रहा है, मैं कुछ चीज़ों को मैं अपोज कर सकता हूँ, विचार के ऊपर है। लेकिन एट द सेम टाइम आप जानते हो कि इंदिरा जी ने कितना काम किया था देश के लिए, कितनी बड़ी देशभक्त थी वो आज जो बांग्लादेश बना हुआ ना, जिससे मित्रता की बातें कर रही है गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट जिसकी मित्रता की बातें कर रही है, हमारे मित्र राष्ट्रों के अंदर बांग्लादेश भी है, ये भी है, वो भी है। तो आप सब लोग जानते होंगे कि ये मित्र कैसे बना। ये दोनों तरफ पाकिस्तान था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, इंडिया वॉज सैंडविच बिटवीन देम, बीच में था और ऊपर चाइना, ठीक है। आप इंडिया को और कितना ट्रबल होता है जानते हो, फिर इंदिरा गांधी ने ऐसा, वो इंदिरा गांधी की बिगेस्ट अचीवमेंट थी बांग्लादेश का बनना, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश एंड मतलब बिगेस्ट डिफीट ऑफ पाकिस्तान एवर। अभी देखते हैं कि कारगिल में तो घुस गए थे वो पाकिस्तान के लोग, उनका देश में घुस गए थे, इनको पता नहीं था, पता नहीं कहाँ होता इन लोगों का, जितने थे यहाँ पे लोग, मैं क्या बोलूँ के बारे में, कुछ बोलूँगा कि गांजा फूक रहे थे तो उनको बुरा लग गया था। तो ये है कि कहाँ थे ये, देश की कहाँ खबर थी, देशभक्ति की बात करते हैं, भारत माता की जय, अरे भैया कहाँ है तुम्हारे होश? 5-5, 6-6 चोटियाँ, बड़ी बड़ी माउंटेन की, जो इतने बड़े बड़े कारगिल के जो पहाड़ है उनको 5 चोटियाँ कब्जा कर लिए आगे आगे, तो मतलब सोचो कहाँ सोए पड़े भैया। और जब तक जितने लाइन उसके बाद कारगिल को वापस लेने के लिए उसको युद्ध के अंदर कितनी मेहनत मशक्क़त करके हमारे सैनिक कितने सारे शहीद हुए उसके अंदर, और बड़ी मुश्किल से हम वापस ले पाए हमारे सैनिकों की बहादुरी की वजह से। और उसके बावजूद अब एक चोटी रह गई थी जीतना, बाकी आप इसको सर्च को, फैक्ट को डिटेल में सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, कि एक चोटी तब भी जीतनी वापस इंडिया को अपनी चोटी वापस रह गई थी कारगिल की, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गायब हो गए थे, पता नहीं चलेगा कहाँ गए। काफ़ी दिन तक उनके बारे में कुछ सूचना नहीं मिल रही थी, और अचानक बाद में बहुत दिन बाद पता, हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद पता था कि वो मनाली के किसी गाँव में कविता लिख रहे हैं, पता नहीं कौन सी कविता लिख रहे हैं, कालिदास की कविता थी या कोई शेक्सपियर की क्या कविता, स्वरे लिख रहे थे, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। लेकिन ये देखिए
आप दूसरों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, फिर खुद के पाठ भूल जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है आज की डेट के ऊपर, जैसे केजरीवाल जी ने कहा, तो ये एक तरह से आप इसको डिबेट कर सकते हो कि ये सच है या झूठ है। उन्होंने बहुत सारे इधर उधर के नाटक करे कि चैनल कि भाई हमने ये भी देख लिया, वो भी देख लिया। ऐसी कोई बात केजरीवाल ने नहीं कही कि मुझे क्यों गिरफ्तार करा गया, और ना ही ASG ने और जज ने उनको ये कहा कि किसी के बयान के आधार पर तुम्हें कराया गया, और ना ही केजरीवाल ने ऐसा कहा, क्योंकि इस बात की कोई भी कि केजरीवाल ने ऐसा भी नहीं कहा कि भैया अगर किसी के बयान के आधार पर किसी को गिरफ्तार करा जा सकता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 100 करोड़ रुपये अमित शाह और मोदी जी को हमने दिए हैं, तो इनको भी गिरफ्तार कीजिए। ऐसा क्या इनको गिरफ्तार कर लेंगे आप? तो इस पर दोनों के दोनों जज और ASG चुप हो गए। ये इसके बारे में काफ़ी सारी जो मोदी मीडिया है इसको कहता है कि ये नहीं हुआ और ये सब झूठ है। और जो पत्रकार मौजूद थे कोर्ट के अंदर उस समय, उन्होंने भी किसी ने ये बात नहीं सुनी, और ना ही वहाँ पे जो मौजूद लोगों ने सुनी। अभी देखिए, इसी के ऊपर अगर हम दूसरा पैटर्न देखते हैं, झूठ का पैटर्न, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये तो जनता डिसाइड करेगी, बाकी उनको सर्च करना चाहिए। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि किसी के बयान के ऊपर किसी लीडर को आप अरेस्ट कर रहे हो बिना किसी सबूत के। अभी तक कोई सबूत नहीं मिला विजय नायर को। विजय नायर तक मिला आपको सबूत है, वही विजय नायर BJP को भी 50 करोड़ से ज़्यादा डोनेशन देता हुआ पकड़ा गया, जो कि सरकारी गवाह बन चुका था। और ये देखिए कि ये सब झूठ क्या है। आप वो बंदा जो BJP को डोनेशन देता है, सरकारी गवाह डोनेशन देकर सरकारी गवाह बन जाता है छूटने के चक्कर में, वो इसका मतलब प्लांटेड भी हो सकता है ना। और फिर दूसरी बात, उसने जो कहा इस बात का प्रूफ, जो एक कॉरोबोरेशन नाम की वो चीज़ होती है कि एविडेंस कहाँ पे मिली आपको, वो चीज़ कहाँ पे मिली है, और उसका जिसने अपराध करा है उसको कॉरोबोरेट करती है कि नहीं, दोनों चीज़ें कनेक्ट करती है कि नहीं, यहाँ पे मिस हो रहा है। कोई सबूत नहीं थे कि इन्होंने लिए हैं पैसे। अब एक बंदे ने कहा कि मैंने दिए हैं, किसको दिए हैं पता नहीं जी, मैंने उसको दिए हैं, लेकिन उस बंदे से केजरीवाल तक का कोई सबूत नहीं था कि केजरीवाल तक वो पैसे पहुँचे कि नहीं पहुँचे, उन्होंने लिए कि नहीं। तो जब कोई सबूत ही नहीं तो किस आधार के ऊपर, बगैर सबूतों के आधार के ऊपर आप किसी को अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? और सबसे बड़ी चीज़ कि 14 महीने से मनीष सिसोदिया अभी तक जेल के अंदर पड़ा हुआ है, और संजय सिंह को भी डाल दिया इन्होंने, सिकंदर जैन को भी डाले। किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो भैया सबूत है तो तुम्हारे कोर्ट में पेश करो, उनको मुजरिम को सजा मिले। सीधी सी बात है भैया, आप सजा दो ना। आप नाटक मत कीजिए, ड्रामा मत कीजिए। पॉलिटिकल मर्डर, लोग ये सोचेंगे पॉलिटिकल मैंडेट, आप लोगों को जबरदस्ती प्रताड़ित करने के लिए इलेक्शन का ये फंडा है आपका, वोट बैंक की राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखिए, अगर आप पे सचमुच कोई सबूत है उनके खिलाफ, जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो 14 महीने तक भी आपको सबूत नहीं मिले उनके खिलाफ। जब सबूत है तो कोर्ट में दे दीजिए आप, सिंपल। कोर्ट में देंगे तो उनको सजा हो जाएगी, सबको जनता को भी लगेगा वेरी गुड, कोई सच बात है, सजा होगी उसको। अब झूठ के आधार पर किसी को बेईमान कहना ये गलत है, किसी को चोर कहना, बेईमान कहना। अब ऐसे तो आप पे भी देखिए, मोदी जी के ऊपर भी बहुत सारे इल्जाम लगे थे राफेल के अंदर, और उनके अंदर तो बहुत सारा वो था कि विमान के अंदर भी काफ़ी सारे घपले पाए गए थे। उनका काफ़ी सारे उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे। उनका जो इंजन का जो क्या बोलते हैं फ्यूल टैंक, और उसके अलावा जो इंजन की जो गार्ड वगैरह, काफ़ी सारे उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे। हमने उस समय भी काफ़ी लोगों से बात करी थी। ये यहाँ तक कि जो राफेल की जो सप्लाई करने वाले जो डेसो कुछ ऐसे नाम है उनका, उन कंपनी का, वो फ्रेंच कंपनी है, वो किसी डिफेंस एग्जीबिशन के अंदर मैं उनसे मिल पाया था, और मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इतने सारे गड़बड़ टेक्निकल प्रॉब्लम के बाद भी आपने डील करने में कैसे कामयाब हो गए इतनी बड़ी। तो वो घबरा गए एकदम से, क्योंकि वहाँ पे उनको उम्मीद नहीं थी। वो पूरा का पूरा शो जो हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ का जो कॉरपोरेशन और फिक्की वगैरह जो सोसाइटीज़ है ना इंडस्ट्रीज़ की, वो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे डिफेंस फेस्ट को। काफ़ी सारी दुनिया भर के जो लोग मैन्युफैक्चरर्स भी आए थे वहाँ पे, और वो अपने अपने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे थे। उनकी काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, और इंडियन लोग भी थे वहाँ पे, काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स छोटे छोटे पार्ट जो बेच रहे थे, या उनको लगता है कि किसी अनिल अंबानी जैसे लोगों ने आगे ठेके दिए होंगे, क्योंकि वो खुद तो बनाते नहीं अपने पुर्जे वगैरह कुछ, तो उनको 30,000 करोड़ का ठेका दे दिया था मोदी गवर्नमेंट ने, आपको पता है। ये अपने आप में एक भ्रष्टाचार है। और कितना सारा जो फेवरेटिज्म, जो चमचागिरी है, ये भी एक भ्रष्टाचार की सेक्शन आते हैं कि आप चमचों को, आपकी जो तारीफ करते हैं, जो गंदी झूठी तारीफ करते हैं आप लोगों की, आप उनको पद और क्या क्या पोजीशन दे देते हो, उनके सारे के सारे मुकदमे गायब कर देते हो। आपके साथ अजीत पवार मिले तो आपने डेप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया उनको। उसके अलावा कितने सारे केसेस हैं जिनको आपकी पार्टी में मिलते हैं, तो आप उनको लॉन्ड्रिंग कर देते हैं, उनकी बुराई कर देते हैं, वो एकदम से वो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं वो लोग, है ना। तो इसी तरह के काफ़ी सारे केसेस हैं जिनके
अंदर आपसे जो आप प्रपोज करते हैं, आपके साथ आपकी चमचागिरी करते हैं, तो आप उनको बिल्कुल माफ़ कर देते हो और वो दूर के दूर बन जाते हैं। अब इस केस को अगर हम देखा जाए तो क्या आप इस तरह की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब आप पे इतने सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। ये भी फेवरेटिज्म इज़ आल्सो वन ऑफ द करप्ट प्रैक्टिसेस। किसी को अपने बंदों को, इंडस्ट्रीज़ को फेवर देना, अपने इंडस्ट्रीज बंदों को सारे के सारे ठेके देना, अडानी को पूरे कोस्टल एरिया के सारे कॉन्टैक्ट, एयरपोर्ट्स के सारे कॉन्टैक्ट, जो पानी के जो पोर्ट्स हैं उनके अंदर सारे के सारे पोर्ट्स के सारे कॉन्टैक्ट देना, बड़े बड़े माइनिंग के प्रोजेक्ट देना, हाइड्रो प्रोजेक्ट के वो देना, और यहाँ तक कि न्यूक्लियर और कितने सारे बेशुमार प्रोजेक्ट दिए हुए हैं अडानी को और अंबानी को। वो लोग ये इसको फेवरेटिज्म को आप करप्शन नहीं मानते, सिर्फ पैसे देने को ही करप्शन मानते हो। तो ये सबसे बड़े करप्शन है। और उसके बाद भी आप ये देखते हैं कि जहाँ पे इसी चीज़ों को अगर हम दूसरे एंगल से देखते हैं कि कल 31 मार्च को जो महारैली हुई, गठबंधन के जितने भी पार्टीज थे उन्होंने रामलीला मैदान के अंदर एक मैसिव रैली की। उसमें लाखों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे। सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता भी थे और दूसरे जनता के भी बहुत सारे लोग थे। खचाखच भरा हुआ था, जैम पैक, आस पड़ोस के सारे रोड जाम थे, सारे रास्ते जाम थे। और आप देखते हो कि उसके बावजूद भी अगर आप ट्विटर पे देखते हो, एक्स पे, तो या फिर सोशल मीडिया पे कहीं पे भी देखते हो, तो उनके जो चमचे हैं, जो हार्ड चमचे हैं, इनके अंधभक्त हैं, और जो इनके पेड जो चमचे हैं इतने सारे सोशल मीडिया के अंदर, और जो गोदी मीडिया है, उन्होंने तमाम ने कोशिश करी झूठी न्यूज़ चलाने की कि वहाँ पे कोई लोग ही नहीं पहुँचे। और आखिरी में जाके या शुरू में जाके या किसी कॉर्नर पे जाके कुर्सियाँ उर्सियाँ 2-4 खाली पड़ी उस साइड में, वीआईपीज़ के लिए होगी या किसी के लिए होगी, या कोई कई बार क्या होता है कि वीआईपीज़ में अगर आप उनका को मैं बताना चाहूँगा कि कभी कोई प्रोग्राम होता है ना, कई बार ऑडिटोरियम खचाखच भरा होता है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। आप रास्ते में भी बैठते हैं लोग, जो पैसेज चलना होता है, चलने वक्त जो सीटों पर बैठने के बीच में रास्ता होता है, साइड में जाता है, उसमें भी बैठ जाते हैं लोग। और खचाखच भरा होता है, बालकनी से लेके ऊपर तक जहाँ पैक, मतलब 500 की कैपेसिटी है तो 500-600 से ज़्यादा लोग भरे होते हैं, 700 लोग भरे होते हैं, खड़े होकर देखते हैं प्रोग्राम के लोग। अब मैं इसमें एक एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे कि आगे की साइड पे जो वीआईपीज़ के लिए 3-4 लाइनें होती हैं, 3-4 लाइनें जो वीआईपीज़ के लिए होती है वो खाली पड़ी होती है, क्योंकि ज़्यादातर वीआईपी वहाँ पहुँचते नहीं हैं। तो इसका ये डजन मीन कि वो प्रोग्राम फ्लॉप है, वो तो जैम पैक है, जैम पैक। लोग खड़े होकर नीचे कारपेट पे, नीचे ज़मीन पर बैठ के देख रहे हैं उस प्रोग्राम को। इससे पॉपुलरिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप उसको ब्रिटिल नहीं कर सकते, उसकी पॉपुलरिटी को कमतर करके नहीं आ सकते। तो एक किसी खास एंगल से कुछ खाली कुर्सियों को सुबह सुबह जाके और उसकी वीडियो बना के दिखाना लगातार पूरे दिन कि ये देखिए खाली पड़ी है, फ्लॉप शो है। जबकि आपने देखा होगा रवीश कुमार जो जर्नलिस्ट है, फेमस जर्नलिस्ट है, उनकी यूट्यूब के ऊपर जो उनका चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल, उस पर भी जाके देख लीजिए कितना मैसिव क्राउड आया हो, कितना मैसिव। वो तो झूठ नहीं बोलते हैं यार, वो तो सच बोलते हैं। अभी सच के लिए तो मैं जॉब भी छोड़ दिया, इतना कुछ तो कराया उन्होंने। सब जानते हैं कि वो झूठ नहीं बोलते और किसी की साइड भी नहीं लेते। वो एक ऐसे पत्रकार हैं कि जो चाहे दूसरे पत्रकारों के लिए आप कह सकते हो कि वो किसी की साइड लेते नजर आते हैं, कि अगर मोदी की बुराई करते हैं तो कांग्रेस की साइड लेते नजर आते हैं, लेकिन वो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट से सवाल पूछने का काम उन्होंने किया था और अब भी कर रहे हैं। और यही एक सच्चे पत्रकार का एक सबूत है, सच्चे पत्रकारिता की ये सबसे बड़ी निशानी है। क्योंकि जो सत्ता में उसके पावर है, उसकी अगर कमियाँ नहीं बताओगे, उनसे सवाल नहीं पूछोगे तो तानाशाह हो जाएगा। और लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है सरकार है, अभी जो मौजूदा सरकार है। आप देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ झूठ परोसा जा रहा है कि ये बिल्कुल फ्लॉप रैली थी, ये बताया गया। जबकि हकीकत के अंदर मैं भी वीडियो डाल दूँगा इसके अंदर, अगर हो सका तो बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए, काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, अलग से एक वीडियो बना के रैली के ऊपर रैली स्पेशल बना दूँगा, जिसके ऊपर सच पता लग सके कि कितना सच है। इतने हजारों की संख्या में लोग थे वहाँ पे यार, मैसिव लोग आए होते। और ये अगर ये दिखाने की कोशिश करें कि जनता को किसी तरह पता ना चल जाए ये बात, वरना जनता बगावत पे उतर आएगी, शायद इनको डर लग रहा है। तो इनको ये समझना चाहिए कि सत्य है ना, जरूरी नहीं है कि आप रैली मत दिखाओ तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर जनता ने एक बार डिसाइड कर लिया ना सर, मैं आप सभी लोगों से, सत्ताधारियों से बात कर रहा हूँ बीजेपी के, कि अगर जनता ने एक बार डिसाइड कर लिया टू डिथ्रोन दिस गवर्नमेंट, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि ये इस सरकार को हटाना है, इस सरकार का तख्ता पलटना है, तो किसी भी कीमत पे जनता रोड पे आके तख्ता पलट सकती है। ऐसा कभी पहले भी बहुत बार हुआ है कि
इंदिरा गांधी के समय भी देखा होगा जेपी आंदोलन के अंदर जनता रोड पे आके तख्ता पलट दिए थे। अभी भी अगर आप सारे मीडिया को कंट्रोल करोगे, गोदी मीडिया को कंट्रोल करोगे, हर चीज़ को कंट्रोल करके चलोगे, आप जुडिशरी से लेकर तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उसके बाद ये आखिरी यही निकलता है। अब ये भी चीज़ आप सेंसर कर दोगे कि आपके अंदर में कोई नहीं आया, जबकि लाखों की संख्या में लोग थे, हजारों की संख्या में लोग थे वहाँ पे। आप झूठ ही झूठ परोस रहे हो, कितना सेंसर करोगे, एक दिन की विस्फोट होकर रोड पे आएगा जनता, जन समूह के लिए। अभी तक तो ये रामलीला मैदान में कर रहे हैं। अगर ये जनता, आप बॉर्डर को रोक सकते हो, बॉर्डर को ब्लॉक कर सकते हो कि जनता बाहर रुक जाए, किसानों को बॉर्डर पर रोक सकते हो, लेकिन आप जानते हो कितने करोड़ दिल्ली की पॉपुलेशन है। दिल्ली की पॉपुलेशन ने केजरीवाल को वोट दिया है और आप 3 बार हार चुके हो उनसे। केजरीवाल से आप 3-4 बार यहाँ पे दिल्ली के अंदर हार चुके हो, 3 बार तो हार ही चुके हो, 4थी बार हार जाओगे। आप लगातार हार रहे हो उसके बाद, क्योंकि दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है और यहाँ पे कई करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली के अंदर भी। आप बॉर्डर तो सील कर सकते हो, दिल्ली के लोग ही आपके खिलाफ खड़े हो गए, तो आप कौन सी बॉर्डर लगाओगे बताइए? घरों के बाद बॉर्डर लगाओगे क्या? अगर जिस दिन जनता रोड पे आ जाएगी ना, आपने देखा नीपे मूवमेंट में 1 लाख लोग भी नहीं आए थे और घबरा गई थी सरकार का जो उस समय मौजूदा गवर्नमेंट जो थी कांग्रेस की, उसका भूत निकल गया था बुरी तरह से कि ये क्या करें, कैसे मैनेज करें। पानी के फुहारे फेंक रहे थे और हम जानते हैं हमने किस तरह से फेस किया था उनको। और फिर उसके बावजूद भी सरकार ने सारी की सारी डिमांड मानी। तो आप क्यों इतने ड्रामेबाजी कर रहे हो? ये देखिए, झूठ के बेस के ऊपर आप नहीं जीत सकते। सत्य जनता को बताइए। आप जितना बड़ा आपने पूरा का पूरा जो अपना बयानबाजी दी है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मोदी जी आपने क्या क्या बयान दिया और कितने सत्य हैं उसके अंदर, उसके ऊपर स्पेशल रिपोर्ट बनाऊंगा। तो मैं अभी यही कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल को किस आरोप में आपने बंद किया, ये बताना चाहिए। मनीष सिसोदिया को आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या सबूत मिले, कोर्ट में दीजिए, अगर आपको मिलते हैं तो वरना उनको छोड़ दीजिए। क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं मिल रहे तो आप जबरदस्ती डिटेन नहीं कर सकते। इस कोर्ट के इस बारे में ना सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा जो जुडिशरी जो शांत बैठी है और आपसे बार बार पूछ रही है एक्शन लेने की बजाय कि इसको सबूत दीजिए वरना हम उसको छोड़ देंगे, तो बोल क्यों रही है जुडिशरी एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो एक्शन क्यों नहीं लेना? क्या बाकी बॉडी मीडिया की तरह जुडिशरी भी उनके कंट्रोल के अंदर काम कर रही है? ये तमाम चीज़ें दे ऑल टू बी सीन टू बी लुक इन टू बी बिलीव। मैं यही कहूँगा कि देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक के लिए मैं किसी को नहीं विराम करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।